नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। आप उस बड़ी खबर पर IBC 24 के साथ हर एक इंफॉर्मेशन, हर एक जानकारी ले रहे हैं जिस पर सारी दुनिया की नज़र है। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो तनाव के हालात हैं वो पाकिस्तान की देन है। पाकिस्तान ने और पाकिस्तान में बैठे आतंकी आकाओं ने जो कुछ 22 अप्रैल को किया था पहलगाम में, जम्मू कश्मीर भारत में, उसका उत्तर ऑपरेशन सिंदूर से हमने दिया बीते 2 दिन पहले। और इन बीते 2 दिनों में इस ऑपरेशन सिंदूर को देखकर बौखलाए पाकिस्तान ने ऐसा बहुत कुछ किया है जो सारी दुनिया में उसे फिर एक्सपोज करता है। कल भारत ने क्लियर किया था कि हमने आतंक के लॉन्च पैड पर अटैक किया है। इसके अलावा कोई मकसद हमारा ना वहां की आर्मी को, ना वहां की आवाम को टच करने का है। लेकिन कल रात जो कुछ हुआ और कल सुबह जिस तरह उनके अटैक को हमने नेस्तनाबूद किया, इसके बाद ये क्लियर था कि पाकिस्तान झुंझलाकर अपनी कमजोरी को दबाने के लिए वो फिर कुछ कर सकता है जो उसका इतिहास रहा है। 65 में, 71 में और इसके बाद करगिल में, तीनों बार मुंह की खाने के बाद और बीच में कई दफा डिप्लोमेटिक फ्रंट पर जमीन देखने के बाद पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा कि अब वो करे तो क्या करे। और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है कि वो इस वक्त कहीं फायरिंग, कहीं शेलिंग, कहीं बमबारी, और वो भी सब रिहायशी इलाकों में कर रहा है। पाक की तरफ से फायरिंग की लाइव तस्वीरें सामने आई, CCTV फुटेजेस हैं ये सीमावर्ती इलाकों में, गांव के, कस्बों के। एयर स्ट्रिप को कल उसने निशाना बनाने की कोशिश की, एक नहीं 8 जगहों पर अटैक किया और 4 राज्यों के तकरीबन 11 से 12 ऐसे शहर थे जिनकी एयर स्ट्रिप पर एक साथ अटैक किया। इसके पहले सुबह 15 ड्रोन्स के अटैक किए गए, लेकिन सबको नेस्तनाबूद किया और 1 से 1.5 घंटे के भीतर भारत ने इसका जवाब लाहौर और 8 से 9 शहरों में घुस कर दिया। और ये उसके झूठ की एक और बानगी जो टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि उसने कहा रिहायशी इलाकों में कोई अटैक नहीं किया पाकिस्तान पर, लेकिन कुछ ही देर बाद उसे ये भी स्वीकार करना पड़ा कि हमने उसके 3 जेट मार गिराए हैं। बल्कि इन तस्वीरों से ये भी साबित हो गया कि वो रिहायशी इलाकों को ही अटैक कर रहा है। सामना करने की हिम्मत नहीं है, कन्फ्रंट करने की हिम्मत नहीं है, सामने से लड़ने का दम नहीं रखता पाकिस्तान। और इसीलिए कभी गीदड़ भभकी, कभी घड़ियाली आंसू, कभी वर्ल्ड कम्युनिटी में खुद को बचाने की गुहार, ये सारा तमाशा पाकिस्तान का पुराना है। और एक के बाद एक, कभी जल प्रहार और कभी सीधे अटैक में मात खाने के बाद पाकिस्तान वही कर सकता है जो टीवी स्क्रीन पर दिख रहा है। आम लोगों का जीवन, उनके साधन नष्ट करने का प्रयास कर रहा है वो भारत में। सीमावर्ती हिस्सों को पहले ही खाली कराया है। कई सारे राज्यों में कल सीमावर्ती जिलों में ब्लैकआउट था जो पहले से तय था। तो ये है इस समय की स्थिति। और अभी कुछ देर पहले हमने अपने दर्शकों को ये अपडेट दिया था कि हाई लेवल मीटिंग हुई है। तीनों सेना प्रमुखों के साथ में देश के रक्षा मंत्री ने मुलाकात की है। लगातार सीमाओं की सुरक्षा में तैनात जो सशस्त्र बल हैं उनके DGs के साथ में भी मीटिंग का सिलसिला जारी है। 2 ऐसे गेस्ट इस वक्त हमारे साथ हैं जिन पर जितना गर्व हम करें उतना कम है। हमारी आर्मी, हमारे तमाम आर्म फोर्सेस के उन सारे जवानों को सैल्यूट करते हुए हम आज के इस घंटे की शुरुआत करते हैं, जिसमें हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सतीश मिश्रा जी, आप रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन एयरफोर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कर्नल, रिटायर्ड कर्नल RK वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों को सर सैल्यूट है मेरा। हमारे दर्शकों की तरफ से आप दोनों को हम धन्यवाद देते हैं कि आपने इस समय हमारे साथ में जुड़कर बातचीत करना स्वीकार किया। हम सतीश मिश्रा सर से बातचीत कर ही रहे थे। इस वक्त मैं एक पहली टिप्पणी RK वर्मा सर की लेना चाहूँगा। वर्मा जी, ये जो पूरी मीटिंग से मुलाकातें हैं कल के इंसिडेंट्स के बाद, बल्कि पिछले अगर मैं कहूँ तो 72 घंटे के इंसिडेंट्स के बाद, ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने के बाद, किस डायरेक्शन में आपको ये सारी चीज़ें जाती नज़र आ रही हैं? कब तक चल सकता है? क्योंकि पूरा देश तो चाहता है कि आप ख़त्म कर दें, पर हमको मालूम है कि ऐसा करने के लिए भी बहुत तैयारी चाहिए। जी, मैं सबसे पहले आपके दर्शकों को सलाम ठोकना चाहता हूं और साथ ही साथ अगर आप पिछले कुछ दिनों की प्रेस ब्रीफिंग जो हमारी सेना ने और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने दी है उसकी तरफ अगर ध्यान दें
तो उसमें क्लियरली हर बार ये चीज निकल के आ रही है सामने कि केंद्रित, संतुलित और गैर उत्तेजित हमारा रिएक्शन था। पहला एक्शन पाकिस्तान ने किया जब पहलगाम में उन्होंने हमारे निर्दोष नागरिकों को मारा। उसके बदले में हमने उनके टेररिस्ट हब्स, टेररिस्ट ट्रेनिंग हब्स और उनके ठिकानों को नेस्तनाबूद किया और बताया कि ये कंट्रोल्ड रिएक्शन था हमारा। किसी भी सिविलियन टारगेट को हमने एक्शन नहीं किया। इसका मतलब था कि अगर पाकिस्तान यहां से हमें और उत्तेजित करता है तो फिर हम उसका भी एक माकूल जवाब देंगे, और वही हुआ। उन्होंने हमारे रिहायशी इलाकों को, जो कि नॉर्थ एलओसी में, और उसके अलावा उन्होंने कुछ फ्रंट्स नीचे इंटरनेशनल बॉर्डर के अक्रॉस खोले, जिसके बदले में कल सुबह की जो कार्रवाई हमारी सेनाओं ने उसका जवाब, मुंह तोड़ जवाब दिया। लेकिन कल शाम से फिर जो हरकतें पाकिस्तान ने की है, क्योंकि कोई बौखलाहट, उसकी बौखलाहट को दर्शाता है, जो शायद वो अपने आवाम को ये शायद मैसेज देना चाहते हैं कि हम किसी से कम नहीं। तो उस रिस्पॉन्स को देखते हुए कल जो जवाबी कार्रवाई हमने की है, अगर आपने हमारे रिहायशी इलाकों को, हमारे सेना के कैंप्स को अगर आपने अटैक किया है, तो हम भी अब पीछे हटने वाले नहीं है। और उसका एक बहुत ही माकूल जवाब हमने, हमारी फौजों ने दिया है। और आप अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि हमारे एक भी सुसाइड ड्रोन्स और जो भी एसेट्स हमने उनके ऊपर लॉन्च किए, उसको वो डिस्ट्रॉय नहीं कर सके, और कंप्लीट कामयाबी हमें इसके ऊपर मिली है। अब आज की प्रेस ब्रीफिंग का इंतजार है कि आज शायद शाम को होगी, और उसके बाद अब देखते हैं पाकिस्तान का क्या रिएक्शन। अगर पाकिस्तान इसके आगे फिर रिएक्शन करता है तो डेफिनेटली चीजें एस्केलेट होते जाएंगी। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि अगर पिछले 1-1.5-2 साल की आप पाकिस्तान की माली हालत को देखें, उसके पास इतने रिसोर्सेस नहीं है बचे हैं जी। उनकी जीडीपी डाउन जा रही है, और मीडिया रिपोर्ट्स की भी माने, और जो कुछ हद तक क्या पूरी तरह सही है, कि पाकिस्तान के पास आज 6 से 7 दिन की लड़ाई वो झेल सकता है। एक्चुअली सर, हम सब ने जब भी कभी भी इस चीज़ को एनालिसिस करने की कोशिश की आप सारे एक्सपर्ट के साथ, तो उन सभी ने कहा कि पाकिस्तान अपने बलबूते पर कभी ये कर भी नहीं रहा है। उसको उसके कुछ दोस्तों का साथ, खासतौर पर चीन और उसके कुछ ऐसे दोस्त हैं, और खासतौर पर आतंकियों पर उनको कुछ ज़्यादा ही विश्वास है। उन्होंने कहा है कि अब हम आतंकियों को नहीं रोकेंगे, आप भारत में जाकर एक्टिव हो सकते हैं क्योंकि भारत ने आपके ठिकानों पर हमला किया है। ये पाकिस्तानी मीडिया का स्टेटमेंट कल का रहा है, और ये वाकई छद्म युद्ध से तो आप कैसे, किस तरीके से आप उसकी तैयारी करके रखेंगे? करते हैं हम, लेकिन किस तरह करेंगे? स्लीपर सेल्स को एक्टिव करेंगे, ये कल उनकी धमकी थी, ये उनका एक थ्रेट था। जी, इसीलिए शायद हम, हमारी मीडिया में और सरकार की तरफ से भी काफी इस तरह के मैसेज आए हैं। हाँ जी। कि आप ये अनसुनी और मतलब जो अनवेरिफाइड रिपोर्ट्स पे आप ज्यादा ध्यान ना दें, और भारत सरकार के जो सूत्र हैं उनके हवाले से जो जानकारी दी जा रही है उसके ऊपर ध्यान दें, क्योंकि ये सिर्फ एक सामने जो लड़ाई चल रही है वो नहीं है, उसके साथ साथ बैकग्राउंड में साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चल रहा है, उसके साथ साथ आपका इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चल रहा है, उसके साथ साथ आपका साइबर वॉरफेयर चल रहा है। तो कई तरह के नैरेटिव्स बनाने की कोशिश पाकिस्तान करेगा, क्योंकि शुरू से उसकी आदत रही है झूठ बोलना। उन्होंने अपनी पब्लिक को आज तक सिर्फ झूठ में रखा है, और वो मुबालते में रखा है कि वो हमसे हटते हैं। उनका एग्जिस्टेंस, पाकिस्तान का एग्जिस्टेंस इज बेस्ड ऑन कि मतलब भारत विरोधी। तो वो अपने जनता को उसी का चूरन वो आज तक चटाते आए हैं, और उसी पे वो काम करते रहे। नो डाउट वो जो छद्म युद्ध है, जैसा आपने बताया कि स्लीपर सेल्स को एक्टिव करेगा, तो विश्वास मानिए कि हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, वो उन सब एक्टिविटीज पे नजर रखी हुई है। ऐसा नहीं है कि बाकी वो बैकग्राउंड में काम नहीं कर रही, काफी अच्छा काम हो रहा है। हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज का मैं थोड़ा बहुत काम जानता हूँ किस तरह से होता है, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त हैं उसमें, तो उनसे पता लगता है कि बैकग्राउंड में बहुत कुछ काम हम कर रहे हैं, और ऐसे लोगों पर नजर रखी जा रही है जो पब्लिक को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। और कल की रिपोर्ट अगर आपने देखी हो तो करीब 8 से 10 हजार ट्विटर अकाउंट्स को बंद किया गया है कल। हाँ जी। जो ये भारत विरोधी एजेंडा फैला रहे थे भारत के अंदर बैठकर। तो हम एक तरफ भारत के दुश्मनों से लड़ रहे हैं,
और दूसरी तरफ हमारे अंदर ही कुछ ऐसे भेड़िए बैठे हैं भेड़ की खाल में, जो अंदर से हमें भारत को खोखला करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जनता से सिर्फ यही अपील है कि सुनी सुनाई और ये सोशल मीडिया पे जो चल रहा है उस पर ज्यादा ध्यान न दें और खुद अपने जो फैक्ट्स आपके पास आ रहे हैं उनको वेरीफाई करें कि वो फैक्ट है भी कि नहीं, और करेक्ट। भारत की जो प्रेस ब्रीफिंग उस पर ध्यान दें। कल से बल्कि ये जब से हालात बने तब से हमने भी अपने दर्शकों को यही कहा है कि बहुत सी तस्वीरें हमारे पास भी आती हैं, कुछ तस्वीरें तो हमारे दर्शक ही हम तक पहुंचाते हैं और ये कहते हैं कि देखिए ये स्थिति अमुक जगह की है, आप इसको दिखाइए, आप इसको बताइए। और हमने कल भी देर रात तक ये अपने दर्शकों को कहा है कि जितने वीडियोज़ आप हमें भेज रहे हैं या आप देख रहे हैं आपके व्हाट्सएप के ऊपर आने वाले, उन वीडियोज़ में से आधे से ज़्यादा फेक हैं जिनको आप रिलाय नहीं कर सकते, वो पोस्ट डेटेड हैं, पिछले तारीखों के हैं, उनके ऊपर आप रिलाय ना करिए और वही देखिए जो आपको टीवी चैनल्स के ऊपर और ख़ास तौर पर नॉन टीवी चैनल्स के ऊपर दिखाए जाते हैं। हमारे साथ चूंकि उस समय आप जैसे सारे लोग होते हैं जो एक्सपीरियंस्ड हैं, जिनको पता है कि एक्चुअली ऐसा हो सकता है नहीं हो सकता है, और वो सारी चीज़ें वेरीफाई करके हम देते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है कि बहुत से फ्रंट के ऊपर एक जानकारियाँ मिल रही हैं लेकिन उनको वेरीफाई करना ज़रूरी। एक बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को दे दें जो अभी हम कह भी रहे थे, शाम को 5:30 बजे आज फिर से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की विदेश मंत्रालय की एक ब्रीफिंग है। मौजूदा हाल की जानकारी आज फिर दी जाएगी। 3 दिनों में ये तीसरी बार है जब प्रेस ब्रीफिंग करके पूरी जानकारी देश को दी जाती है, दुनिया को बताया जाता है कि एक्चुअली 24 घंटे के भीतर हुआ क्या है, हमने कैसे जवाब दिया है, पाकिस्तान की तरफ से क्या हरकतें की गई। तो आज भी विदेश मंत्रालय एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और 3 दिन में ये तीसरी बार है जब प्रेस ब्रीफिंग की जानी। पहली बार जब ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमने घुसकर उनके बोल करके उनके जो लॉन्च पैड थे आतंक के, उनको सीधा अटैक किया था विदाउट एनी वायलेशन, किसी भी तरह के कोई सीमाओं का उल्लंघन किए बिना, रूल्स का उल्लंघन किए बिना। और इसके बाद फिर दूसरे दिन जो कुछ भी पाकिस्तान ने किया, कल शाम को 5:30 बजे भी बताया गया था कि एक्चुअली हम क्या एक्शन ले रहे हैं। फिर क्लियर किया था कि हम ना तो नागरिकों को टारगेट कर रहे हैं ना उनकी किसी सैन्य एस्टेब्लिशमेंट को। लेकिन हुआ क्या, देर शाम 2 से 3 घंटे के भीतर ही पाकिस्तान की तरफ से न केवल सीमा पर बमबारी की गई, वायलेशन किया गया, सीज फायर का उल्लंघन किया गया, बल्कि हमारे रिहायशी इलाकों में भी ऐसी जगहों पर उन्होंने वो सब कुछ दागा जो कुछ वो अपने नागरिकों को यकीन दिलाने के लिए कर सकते हैं। तो मौजूदा हाल की जानकारी देने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की, मतलब विदेश मंत्रालय की तीसरे दिन में तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली। हमारे साथ में रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन सतीश मिश्रा जी लगातार बने हुए हैं। सर, क्या लग रहा है जो कल से लेकर आज तक हुआ था उसमें जानकारियां ही सामने आएंगी या हम ये माने कि कुछ गाइडलाइंस हो सकती हैं सिविलियंस के लिए भी, या बताया जा सकता है कि व्हाट डूज एंड डोंट्स? हाँ, पहली तो ये बात है वर्मा सर, जय हिंद। और मैं आपकी बातों से पूरी तरह सहमत हूँ सर कि हमारे जैसे लोगों को जो हमारे आसपास अफवाहें चल रही हैं, हाँ, उनको एजुकेट करना है। इसके लिए मैं 2 सेकंड का टाइम लूँगा। कल मेरे पास एक बहुत बड़े व्हाट्सएप ग्रुप से जो मैं जुड़ा हुआ हूँ, एक मैसेज आया कि हमारा एक फाइटर जेट जो है वो गिर गया है और इसके बारे में लोगों में बड़ी बेचैनी और अशांति थी। फिर मैंने बाद में उसको चेक किया तो पता लगा कि एक वो नेचुरल कोर्स का मिराज 2000 का एक्सीडेंट हुआ था शिवपुरी के ऊपर और किसी विलेजर ने उसका पूरा वीडियो बनाया था एंड ये करीब करीब फरवरी के महीने में ये हुआ था। और उस वीडियो को किसी ने हिंदुस्तान से ही पोस्ट किया था और रॉन्ग पोस्ट करके और लोगों को बहकावे में ला रहा था। और बाद में मुझे ये भी पता लगा कि शायद उसके ऊपर भी अब एप्रोप्रिएट एक्शन बाद में लिया जाएगा। तो हमको किसी भी तरह की जनता को र्यूमर से बचाना है और भारतीय वायुसेना, भारतीय आर्मी और नेवी पे हमको पूरा भरोसा करना पड़ेगा। हमारी जो लीडरशिप है उस पर भरोसा करना पड़ेगा। जैसे हमारे जो मोदी सर प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने हमारी फ़ौज पे भरोसा किया और उनको फ्री हैंड दिया सर काम करने को। ये एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि बिना ट्रस्ट के, बिना फ्री हैंड के
आप काम नहीं कर सकते। आप तो फौज से हैं सर, आपको मालूम है कि देयर इज़ नो रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट गिविंग एनी अथॉरिटी। तो हमारे पास आज की डेट में हमारे सेनाओं के अध्यक्षों के पास एक अथॉरिटी है, वो अपने तरीके से और अपने प्रूडेंस से और अपने कोर कॉम्पिटेंसी से एक्शन ले सकते हैं। और इसीलिए ये एक्शन जो है सर बहुत सक्सेसफुल हुआ। उन्होंने हमारे एक भी ड्रोन, जैसे आप बात कर रहे थे, कामे कोजी जो ड्रोन है जिसको लॉइटरिंग भी कहा जाता है, इट इज़ बेसिकली जो ड्रोन है ये इजरायली मेड है। एंड इसका अगर आप देखेंगे तो 23 kg का वॉर हेड होता है और बहुत इंटेंस वॉरहेड इसमें यूज़ किया जाता है, जो कि वेरी इम्पॉर्टेंट इंस्टॉलेशन लाइक रडार और कम्युनिकेशन सेंटर जो है ये इसको नेस्त नाबूद करने के लिए सफिशेंट है। और इसकी एक्यूरेसी जो होती है वो ±1 to 2 मीटर होती है, उसको भी हमने मेंटेन किया। उसी तरह जो स्कैल्प मिसाइल है जो कि राफेल से भी फायर होता है, हैमर है। हैमर थोड़ा सा हार्ड हो जाता है बिकॉज जैसा नाम है वैसा काम भी है उसका हैमर का। ये हार्ड हिट करता है और इवन बंकर तक को भी तबाह कर सकता है, और जो कि यूज़ किया गया है मोस्टली। और ये जो स्कैल्प मिसाइल है इसकी तो रेंज भी बहुत ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 270 किलोमीटर तक का है। एंड इसीलिए हम बिना उनके एयर स्पेस जो वॉयलेशन जो कहा जाता है उसको किए बिना हमने अपने बॉर्डर से एक पर्टिकुलर हाइट गेन करके और फिर पिन पॉइंट हमने टेररिस्ट जो ठिकाने थे उनको हमने नेस्त नाबूद किया, क्योंकि हमारे इंटेंशंस क्लियर थे सर। मैंडेट वेरी लाउड एंड क्लियर था, और वही लाउड एंड क्लियर मैसेज हमने पाकिस्तान और पूरी दुनिया को दिया कि हम मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को टच नहीं कर रहे हैं, हम किसी सिविलियन को नहीं मार रहे हैं, हम सिर्फ टेररिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके जो ठिकाने हैं, जिनकी हमारे पास अब 3D मैपिंग से आके उनका एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स मिल गया है, हम उस कोऑर्डिनेट्स में अपने बॉम्ब गिरा रहे हैं या मिसाइल गिरा रहे हैं या ड्रोन लेकिन सतीश मिश्रा सर, अब जबकि हमारे सामने एक फिगर आ चुका है, आज भी ये बताया जा रहा है कि चंडीगढ़ अंबाला में शुक्रवार को हवाई हमले हो सकते हैं, और राजस्थान में भी जैसलमेर के आसपास 20 किलोमीटर तक के हिस्से को खाली करवाया गया। और ये कल हमने देखा था, कल रात में जिस तरह का वातावरण था, पूरा ब्लैकआउट था। क्या अब जबकि वो हमारे नागरिकों को ही और रिहायशी इलाकों को टारगेट करें, क्या अब हमारे जवाब में वो बाध्यताएं अभी भी रहेंगी, हमारे जवाब में अभी भी वो सीमाएं रहेंगी जो कल तक थी? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि देखिए अटैक करेंगे नहीं करेंगे, इंटेलिजेंस रिपोर्ट ज़रूर आई होगी, और ये पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल विल है, खैर पाकिस्तान में तो पॉलिटिकल विल नहीं है, जो मिलिट्री विल है, मैं गलत कह गया था, मिलिट्री विल है वो डिसाइड करेगा। लेकिन एक बात तो पक्की है, हमारे पास तो कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है नहीं, तो उस पर वो अटैक कर नहीं सकते। तो हमारे पास दो ही चीज़ है जिस पे वो अटैक कर सकते हैं, या तो वो हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे अटैक करेंगे, या हमारी वो हैविली जो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है वहाँ पे अटैक करेंगे। और उसका रीज़न रहेगा कि एक फियर का माहौल और एक केओटिक सिचुएशन जो है वो क्रिएट करना उनका एम होगा, जो कि हमारा नहीं था, जिससे हमारा थोड़ा रिजेंटमेंट हो और जो हमारा पॉलिटिकल और मिलिट्री विल है उसका थोड़ा सा मोरल डाउन हो। बेसिकली उनका इंटेंशन ये रहेगा। लेकिन मुझे अभी ये लगता है कि उनके 3 जो जहाज़ गिर चुके हैं, और उसमें मैं फिर से कहूँगा F-16 जो कि 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, राफेल इज़ जस्ट 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट जो कि अभी हमने ख़रीदा है, और 2-2 हज़ार करोड़ के एक जहाज़ हैं, वो गिरना पाकिस्तान के लिए तो है ही शर्म की बात। लेकिन अमेरिका भी इससे बहुत डिस्टर्ब है, क्योंकि ये अमेरिका का वन ऑफ द बेस्ट फ्लाइंग इक्विपमेंट है, जो कि मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है, फाइटर एयरक्राफ्ट है एंड ऑल वेदर एयरक्राफ्ट है। वो अगर गिरा है, इसका ये मतलब है कि उनकी जो एफिशिएंसी है, उनके पायलट्स की, उनके रडार कंट्रोलर की, उनके एयर डिफेंस कंट्रोलर की, इसमें कहीं पर एक
डाउट आता है। और वेयरएज जो हमारी एफिशिएंसी है, इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूं सर, कि जो AAD सिस्टम हमने S400 इस्तेमाल किया है, एज ऑन डेट लास्ट 2 दिन में इसकी ऑलमोस्ट 100% एक्यूरेसी है। जबकि रशिया ने ये हमको सिस्टम सप्लाई किया है, रशिया और यूक्रेन वॉर में भी रशिया की इसकी जो एक्यूरेसी आई थी वो 70 to 80% आई थी, इजराइल की मोर देन 90% थी, और कुछ कंट्री की इसी सिस्टम की जो एफिशिएंसी उन्होंने निकाल रखी है वो अराउंड 60 to 70% थी। तो फुल कुडोज एंड फुल क्रेडिट गोज टू भारतीय की जो डिफेंस सर्विसेज है और उसके पीछे मैन बिहाइंड द मशीन जो बैठे हैं सर, उनको मैं सैल्यूट करना ऑपरेशन में भी ये महारत हैं कि जो परसेंटेज हमको दिया गया था लेने से पहले उससे कहीं ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आज हम पिछले 48 घंटों में तो क्लियरली विजिबल है, दिखाई पड़ रहा है। इसके पहले भी ज़रूर टेस्ट हुआ होगा। RK वर्मा सर, एक सप्लाई चेन की बात बार बार उठती है कि अभी जैसे मिश्रा जी ने भी कहा, सर ने बताया कि आप साहब 2,500 करोड़ का प्लेन अगर मार गिराएं तो जिसकी टेक्निक है, जिसने बना कर दिया उसको भी झटका लगता है, और जिसका है उसका तो कलेजा ही जानता है कि उस पर क्या बीती। लेकिन अब पाकिस्तान के बारे में जब ये बार बार कहा जा रहा है कि वो लड़ने की कुव्वत नहीं रखता, उसकी क्षमताएं नहीं हैं, 7 दिन से ज़्यादा वो सर्वाइव नहीं कर सकता, टिक नहीं सकता। भारत ने ऑलरेडी जल प्रलय जैसी स्थिति या जल रोकने जैसे कदम ऑलरेडी उसके ऊपर इम्पोज कर रखे हैं। इन सब के बावजूद क्या कोई ऐसा है या हैं जिनका सपोर्ट उसको अभी भी परोक्ष रूप से मिल रहा है, जिनके बलबूते वो ये सब दम दिखा रहा है? क्या वो सप्लाई चेन कट हो गई हैं या अभी भी ऐसे कुछ लोग हैं जो ऊपर नजर नहीं आ रहे हैं? जी, इस मामले में मैं ये बताना चाहूंगा कि देखिए, चाइना का सपोर्ट पाकिस्तान को शुरू से रहा, क्योंकि उसमें पाकिस्तान चाइना के अपने इकोनॉमिक रीजन है। उनकी जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव वाले जो उनकी जो कॉरिडोर उन्होंने बनाया है ग्वादर एयरपोर्ट, ग्वादर पोर्ट का, तो वो चाइना का इंटरेस्ट है, क्योंकि उन्होंने करीब $46 बिलियन उसमें इन्वेस्ट कर रखा है, तो इसलिए वो उनको साथ देगा। उसके साथ ही साथ तुर्की ने कल जो उनका एक मालवाहक जहाज लैंड हुआ है, आई एम श्योर तुर्की सप्लाइंग देम, उनको वो सप्लाई कर रहे हैं अपने सुसाइड ड्रोन्स जो तुर्की के हैं, जिसका नाम डायरेक्टर है या बख्तियार है, जो भी। और इसके अलावा आज अजरबैजान ने उनको सपोर्ट दिया, लेकिन अजरबैजान वैसे ही छोटी सी कंट्री है, बेसिकली वो इसलिए क्योंकि हमने आर्मेनिया को अपने डिफेंस इक्विपमेंट सप्लाई किए हुए, तो अजरबैजान परोक्ष रूप से पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन उससे बोलने से ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। तो तुर्की एक तरफ और एक तरफ चाइना, जो इनको कुछ सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन लॉजिस्टिकली कितना हेल्प कर सकते हैं शायद आने वाला समय बताएगा। लेकिन एक चीज जो मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जिस तरह से हमने पाकिस्तान की घेराबंदी करनी चालू की थी पिछले कुछ सालों से, और जिसका रिजल्ट था जो अनाउंस किया गया आफ्टर पहलगाम अटैक के बाद, वो एक चौतरफा उसको हम मार देने का इरादा इस बार पूरी तरह से हमारा है, चाहे वो इकोनॉमिक फ्रंट पे हो, चाहे डिप्लोमेटिक फ्रंट पे हो, चाहे मिलिट्री फ्रंट पे। और उसके अलावा जो इंडस वाटर ट्रीटी कैंसिलेशन, वो एक बहुत ही मास्टर स्ट्रोक। तो आने वाला समय ही बताएगा कि हम कितने सक्सेसफुल है, लेकिन मुझे इसमें कोई शक नहीं कि हम सक्सेसफुल रहेंगे इसमें। और जहां तक अगर हम अपनी लॉजिस्टिक सप्लाई देखें, तो भारत का जो इनिशिएटिव था आज से 10 साल से जो चल रहा है, मेक इन इंडिया, वो हमारे लिए बहुत कारगर सिद्ध हुआ है। और ये जो सुसाइड ड्रोन जो हम अभी जो इजराइल के सपोर्ट से बना रहे हैं, अडानी की कंपनी बना रही है, मेरे को उसका नाम याद नहीं आ रहा है कि कौन सी है ये, लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी हमने जो अपनी डेवलप की है पिछले 10 साल में, शायद एक आम नागरिक को ना पता हो, लेकिन अब हम करीब आई वुड से 50 to 60% हम सेल्फ रिलायंट हो चुके हैं। और आगे आने वाले समय में भी जो ये हवाई जहाज जो अभी राफेल हम आज जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और आने वाले समय में 26 राफेल जो इंडियन नेवी के लिए ऑर्डर अभी प्लेस हुआ है कुछ ही दिनों पहले, तो उसके साथ MRO फैसिलिटी भी ऑर्डर हुई है, दैट इज मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल अदर फैसिलिटीज। आने वाले समय में ये राफेल हम इंडिया में ही बनाएंगे। तो इस लेवल पे हम आगे जा रहे हैं, तो हमारी सप्लाई चेन को कहीं से कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि हम सेल्फ रिलायंट देश बन चुके हैं। स्पेशली आर्टिलरी एमुनिशन हो, चाहे मिसाइल हो, चाहे ब्रह्मोस हो,
या नेम ए मिसाइल, तो हमें उतना चिंतित होने की जरूरत नहीं है, मैं कहना चाहता हूँ। चलिए, एक अंतिम बात मैं मिश्रा सर से पूछूंगा। मिश्रा सर, एक अंतिम चीज, एक फाइनल कमेंट की तरह, एक अंडरलाइन कमेंट की तरह मैं चाहूंगा, अभी जो मौजूदा हाल है पाकिस्तान का, जिस तरह की परिस्थिति, भले ही इसमें तुर्की और जिक्र किया चीन का, आपको लगता है कि जितने मेजर्स हमने लिए, जितने कदम हमने उठा लिए पाकिस्तान के खिलाफ, अभी ऐसा बहुत कुछ पर्दे में है जो उसको और परेशान कर सकता है, उसको और घेर सकता है, उसको और कठिन हालात में डाल सकता है? जी पुनीत जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि अभी जो हमारा प्रेजेंट स्टैंड है जो भारत का, सबसे पहले उसके पहले मैं एक बात करना चाहता हूं कि जैसे हमने अभी एक ऑपरेशन किया था, तो हमने एक फेवरेबल एयर सिचुएशन क्रिएट की थी, और उसके बाद हमने पिन पॉइंट जो है वो अपने मिसाइल्स, ड्रोन गिराए थे उनके टारगेट पे। उसी तरह ये मिलिट्री या एयरफोर्स या आर्मी ने मिल के ये फेवरेबल एयर सिचुएशन क्रिएट किया था। उसी तरह हमारी जो गवर्नमेंट है, मोदी जी की गवर्नमेंट है, इन्होंने एक फेवरेबल जियो पॉलिटिकल सिनेरियो डेवलप करके रखा है। तो आज की डेट में दुनिया के जितने बड़े जो देश हैं वो हमारे साथ हैं। आप देखिए, अमेरिका जो है उसने ऑलरेडी पाकिस्तान के ऊपर अपनी नाखुशी जो है वो जाहिर कर दी है। इवन चाइना ने भी अभी एज ऑन डेट न्यूट्रल स्टेटमेंट दिया है। रहा सवाल अज़रबैजान का, तो मैं उनको तो मानता ही नहीं हूँ, वो तो मक्खी मच्छर की तरह है। और जैसा वर्मा सर ने बताया, क्योंकि हमने अल्बानिया को हथियार सप्लाई किए हैं, तो वो हमारे अगेंस्ट है। और इसके पीछे भी बड़ा राज है, ये जो टर्की इनको कर रहा है, बिकॉज जो ईरान की ये जो बॉर्डर लाइन है वो ड्यूरेंट लाइन और इधर से मिलती हुई है, तो उसमें थोड़े से पॉलिटिकल इनके भी इंटरेस्ट है। ईरान भी हमारी तरफ आ गया है। मुझे ये लगता है कि इंडिया अभी जो स्टेट में है, डिफेंसिव बट इन एग्रेसिव मोड, it should be the appropriate word for today's scenario कि we are defensive but in aggressive mode। तो ये जो एग्रेसिव डिफेंस है, ये अगर आक्रमण में तब्दील हुआ तो पाकिस्तान जो आज पस्त दिखाई पड़ता है, जिसके सांसद रोते हुए दिखाई पड़ते हैं, मैं ऐसे कोड इसलिए करूंगा कि हर एक चुनाव हुआ जनप्रतिनिधि बेहतर समझता है कि उसके देश के हालात क्या हैं, उसके प्रदेश के हालात क्या हैं, उसके आवाम की स्थिति क्या है। बेहतर होगा कि आंखें खोले, लेकिन ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि वो एक जैसा रॉक कंट्री के नाम से पूरे दुनिया में कुख्यात हो चुका है, एक्सपोज हो चुका है। वो ऐसा एक देश है, ऐसा एक हमारा पड़ोसी है जो निकला भले ही भारत से है, लेकिन समझ नहीं पा रहा कि आज वो जो अपनी दुर्दशा कर चुका है, इससे और कितने बुरे हालात वहाँ हो सकते हैं, कितने टुकड़े लोग चाहते हैं उस देश में रहने वाले लोग। ये बात भी उनको अच्छी तरह से पता है। आने वाले कुछ घंटे और निर्णायक रह सकते हैं। आप दोनों को मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद दूंगा, बल्कि अपने दर्शकों की तरफ से आप दोनों को भी सैल्यूट करूंगा और हमारी सेनाओं को भी सैल्यूट करूंगा। अपडेट्स हम देते रहेंगे, आपका साथ और गाइडेंस हमें चाहिए रहेगा। फिलहाल धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे साथ जुड़े। एक छोटा सा ब्रेक ले लें, लौट कर आ रहे हैं और इस समय के जो हालात हैं, इस पर वॉर जोन से आने वाली सारी खबरों को फास्ट अंदाज में आप तक पहुंचाएंगे, बस शॉर्ट ब्रेक के बाद।